गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। एनर्जी कंजर्वेशन के लेक्चर नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। अभी तक लेक्चर नंबर 1 में हमने कई सारे टॉपिक्स को कवर कर लिए हैं। अभी तक लेक्चर नंबर 1 में हमने टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम में हमने डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई और एसएमपीएस के बारे में स्टडी कर लिया है। ठीक, सिंगल लाइन डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, जो हमारी पावर सप्लाई है उसमें हम सिंगल लाइन डायग्राम के बारे में भी स्टडी कर लिया है, जिसमें आपका जनरेटिंग स्टेशन, प्राइमरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी ट्रांसमिशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट कंज्यूमर इन, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कशन कर लिया है। ठीक, और जो हमारा लॉसेस हो रहे हैं हमारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में, उसके बारे में भी हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया है कि किस तरीके से हमारे जो पावर सिस्टम में लॉसेस हो रहे हैं और उन लॉसेस को हम किस तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं, इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में स्टडी कर लिया है। तो जो आज का लेक्चर है वो पूरा आपका ट्रांसफार्मर के बारे में है। आपका ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक, और ट्रांसफार्मर में कितने तरीके के हमारे लॉसेस होते हैं, हम उन ट्रांसफार्मर में होने वाले लॉसेस को किस तरीके से हम कम करके अपने जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी है बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जो हम बुक पढ़ रहे हैं, जो हमारा लेक्चर सारा हो रहा है, ये फाइनली आपका एनर्जी कंजर्वेशन है कि फाइनली आपकी जो एनर्जी है उसको किस तरीके से कंजर्व करके रखना है। तो चलिए हम जो है कि ट्रांसफार्मर के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन कि ट्रांसफार्मर आपका क्या है और जो ट्रांसफार्मर है उसमें कौन कौन से लॉसेस हैं, ठीक, और टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, जो आपका ट्रांसफार्मर है उसकी एनर्जी को हम किस तरीके से सेव कर सकते हैं, हम उसको इफ़िशियंटली किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर आपका एक स्टैटिक्स डिवाइस है जो वर्क करती है फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पे वर्क करती है। बेसिकली हम इसको कहते हैं कि जो ट्रांसफार्मर है वो हमारा इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वर्क करती है और जो इसके कोर मटेरियल यूज किए जाते हैं उसकी परमेबिलिटी बहुत ही हाई रखी जाती है। जो हमारा इसमें ट्रांसफार्मर में आयल यूज किया जाता है उसकी जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो भी हम हाई रखते हैं, जिससे कि हमारा जो ब्रेक डाउन वोल्टेज है वो भी हमारा इंक्रीज रहे। ठीक, ताकि जो हमारे आयल हैं वो लो वोल्टेज पे ही ब्रेक डाउन ना हो, जिससे कि हमारे वाइंडिंग के बर्न होने की टेंडेंसी कम रहेगी। ठीक, तो ट्रांसफार्मर एक क्या है, आपकी स्टैटिक्स डिवाइस है। ट्रांसफार्मर को अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो ट्रांसफार्मर को वोल्टेज के लेवल के बेसिस पे हम दो तरीके से क्लासीफाई करते हैं, एक आपका स्टेप अप और एक आपका स्टेप डाउन। ठीक, और अगर हम इनको फेजेज के बेसिस पे क्लासीफाई करें तो ट्रांसफार्मर हमारे सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, 3 फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं और हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर भी होता है। ठीक, तो वो हमारे अलग अलग ट्रांसफार्मर हैं। हम अलग अलग पर्पज़ के लिए ट्रांसफार्मर को डिजाइन करते हैं और अलग अलग पर्पज़ के लिए हम उनका यूज करते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं, वो ट्रांसफार्मर जिसके आउटपुट का वोल्टेज हमको इनपुट के वोल्टेज से ज़्यादा मिले, वो ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। और वह ट्रांसफार्मर जिसका आउटपुट का वोल्टेज इनपुट के वोल्टेज से कम मिले, वो हमारे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। ठीक, ये तो हो गए हमारे ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होता है, किस क्या इसकी कंस्ट्रक्शन होती है। कंस्ट्रक्शन की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली हमारी दो वाइंडिंग होती हैं। ये वाइंडिंग हम एक कोर मटेरियल पे करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये कोई कोर मटेरियल है। ठीक, इसमें हम वाइंडिंग को बाउंड कर देते हैं, इस साइड भी वाइंडिंग को। ये हमारा प्राइमरी साइड, ये हमारा सेकेंडरी साइड। इसमें आपका प्राइमरी आपका हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जा सकता है, सेकेंडरी भी आपका हाई वोल्टेज के लिए यूज किया जा सकता है। स्टेप अप और स्टेप डाउन इस बेसिस पे डिपेंड करता है कि हम जो ट्रांसफार्मर का यूज किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर लॉसेस इन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में हमारे कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ठीक, तो ट्रांसफार्मर में बेसिकली 4 तरीके के लॉसेस होते हैं। पहला आपका है कॉपर लॉस, ठीक, सेकंड वन आयरन लॉस, थर्ड वन आपका स्ट्रे लॉस और लास्ट वन है आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉस। ठीक, तो चलिए हम एक एक के बारे में डिटेल में एनालिसिस करते हैं। पहला है आपका कॉपर लॉसेस। जो आपका ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम जो बाइंडिंग करते हैं, कॉपर की बाइंडिंग करते हैं।
ठीक। तो कापर की जब बाइंडिंग करते हैं तो उस कापर के जो आपके वायर हैं उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। जब आप किसी भी रेजिस्टेंस को, किसी भी रजिस्टिव बॉडी को किसी भी सर्किट में जब आप उसको ऐड करते हैं तो उसमें आपका जो लॉसेस होता है वो आपका कॉपर लॉस होता है। ठीक, मतलब आपकी जो करंट किसी वायर में, किसी भी सर्किट में जब आपकी करंट फ्लो करती है और वो आपका ये रजिस्टिव बॉडी मान लीजिए कोई है, ठीक, इसमें से आपकी करंट फ्लो कर रही है, ये आपका रेजिस्टेंस आर, ये आपकी करंट आई, तो जो आपका लॉस होने वाला है वो आपका आई स्क्वायर आर के फॉर्म में लॉस होगा। ठीक, तो ये आपका होता है कॉपर लॉस। जो आपकी बाइंडिंग की जाती है उसमें जो लॉस होता है उसको हम कॉपर लॉस कहते हैं। ठीक, सेकेंड वन है आपका आयरन लॉस। आयरन लॉस बेसिकली आपका जो कोर मटेरियल होता है उसमें आपका ये लॉस होता है। ठीक, जो जैसे आपका हम ये ट्रांसफार्मर मान ले डिज़ाइन किया, ठीक, ये आपका जो कोर मटेरियल है इसमें हमारा आयरन लॉस होता है। तो आयरन लॉस बेसिकली दो तरीके से होते हैं, एक आपका ईडी करंट के फॉर्म में और सेकेंड वन आपका हिस्टैरिसीस लॉस के फॉर्म में। ठीक, तो ईडी करंट लॉस किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, आइए देखते हैं। तो जो आपका ईडी करंट लॉस है वो आपका जो कोर मटेरियल यूज किया गया है, ठीक, इसके थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अगर इसकी थिकनेस बहुत पतली है तो जो आपका ईडी करंट लॉस होने वाला है वो बहुत कम होगा। ठीक, और जो आपकी फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पे ट्रांसफार्मर यूज किया जा रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करता है। तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी, ये इसका ईडी करंट लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के। ठीक, आपका जो ईडी करंट लॉस है वो फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी टू टाइम इंक्रीज करती है तो पावर लॉस आपका 4 टाइम इंक्रीज करेगा। कौन सा पावर लॉस? ईडी करंट पावर लॉस। ठीक, ईडी करंट आपका और किस बात पे डिपेंड करता है? जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है उसके भी मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर उसकी मैग्नेटिक फ्लक्स की डेंसिटी इंक्रीज होती है तो ईडी करंट लॉस भी आपका इंक्रीज होता है। ईडी करंट लॉस को हम रिड्यूस करने के लिए क्या कर सकते हैं? जो हम कोर मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक, उसको पतली पतली अगर स्ट्रिप के फॉर्म में यूज करते हैं तो जो हमारा ईडी करंट लॉस है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक, और जो आपका ईडी करंट लॉस है वो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जो हम मटेरियल ये यूज कर रहे हैं कोर मटेरियल, इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम ये कोर मटेरियल कितना यूज कर रहे हैं। तो ये आपका जो ईडी करंट पावर लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है यूज्ड वॉल्यूम मटेरियल। ठीक, जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं उसके वॉल्यूम के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका इसी में हिस्टैरिसीस लॉस। ठीक, हिस्टैरिसीस लॉस जो है ये आपके कोर मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक, ये आपके वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। पी एच इक्वल टू के एन वी की पावर 1.6 एफ इंटू वी। ठीक, तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो ईडी करंट लॉस है, सॉरी हिस्टैरिसीस लॉस है, यहाँ पे जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो आपका डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और आपका जो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज किया जा रहा है उसके ऊपर भी आपका हिस्टैरिसीस लॉस डिपेंड करता है। ठीक, तो हिस्टैरिसीस लॉस को हम कम करने के लिए क्या करते हैं? जो हम मटेरियल यूज करते हैं, ठीक, जो हम मटेरियल ये यूज कर रहे हैं कोर के लिए, वो मटेरियल हमारा एक ऐसे मटेरियल का होना चाहिए जो जिसकी हिस्टैरिसीस लॉस बहुत ही कम हो। जैसे हम यूज करते हैं क्या? CRGO, कोल्ड रोल्ड ग्रे ओरिएंटेड मटेरियल का हम यूज करते हैं हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए। ठीक, हिस्टैरिसीस लॉसेस आपका, जैसे कि आपकी ये जो दो वाइंडिंग की गई हैं, ठीक, आपकी ये दो वाइंडिंग की गई हैं, एक प्राइमरी साइड एक सेकेंडरी साइड, तो इनके मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के थ्रू कुछ लॉसेस होते हैं, उन लॉसेस को हम कहते हैं हिस्टरी लॉसेस। ठीक, और लास्ट है आपका
डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस। डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस क्या है? हमने आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर आपके यूज किए जाते हैं, ठीक, उसमें हमारा आयल यूज किया जाता है, ये आपकी वाइंडिंग होती है, ठीक। इस वाइंडिंग को हम क्या करते हैं, ये टैंक में आयल को टैंक को टैंक में आयल भरते हैं और इस आयल में हम क्या करते हैं, बाइंडिंग को डुबो देते हैं, ठीक। तो आपका जो ये आयल यूज किया जा रहा है, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आपका बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए। अगर ये कम रहेगा तो आपके जो है कि ये वाइंडिंग के जलने की टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, ठीक। तो ये होता है आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, ठीक। इस तरीके से आपके डाई इलेक्ट्रिक लॉसेस, कॉपर लॉसेस, आयरन लॉसेस, हिस्टैरिसीस लॉसेस, ये आपके पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक। इसमें आपका जो लॉसेस हैं, कॉपर लॉस, आयरन लॉस, हिस्टैरिसीस लॉस और आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉस। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसकी हम एनर्जी को किस तरीके से यूज करें कि हम पूरा उसका यूटिलाइजेशन कर सकें, उसको 100% इफ़िशियंसी पर यूज कर सकें। क्योंकि फाइनली जो हमारा ये सब्जेक्ट है, हमको क्या करना है, जितने तरीके के हमारे लॉसेस हैं उनको कम करना है और हम हमारी इफ़िशियंसी को इंक्रीज करना है। जब हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज होगी तो तभी हमारी एनर्जी क्या होगी, कंजर्व होगी, ठीक। क्योंकि जब हम लॉसेस को कम करेंगे तभी हमको हाई इफ़िशिएंट अमाउंट में एनर्जी मिल पाएगी, ठीक। तो इसको समझने के लिए हम चलते हैं फिगर नंबर इस पे, ठीक। तो इस फिगर में हमको दिख रहा है कि जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक, ये आपका बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का ट्रांसफार्मर दिखाया गया है यहाँ पर, ठीक। तो इसमें आपके कुछ ये सारे के सारे मेन कंपोनेंट लगे हुए हैं ट्रांसफार्मर के, जैसे आपका मेन टैंक, ठीक, टैंक कवर, ड्रेन ऑफ, कंजर्वेटर, ब्रीदर, लो वोल्टेज बूसिंग और इसके पीछे आपका हाई वोल्टेज बूसिंग और ये आपका कूलिंग ट्यूब जिसको रेडिएटर कहते हैं, ठीक। तो चलिए इन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं, फिर हम जो लोग चलेंगे टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर, ठीक। तो पहला आपका है मेन टैंक। मेन टैंक एक आपकी सबसे बड़ी बॉडी होती है ट्रांसफार्मर की, ठीक। इस बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी बाइंडिंग होती है उसको इस टैंक के अंदर पहले तेल डालते हैं, तेल डालने के बाद उस बाइंडिंग को हम उसमें डुबो देते हैं, ठीक। ये आपका है कंजर्वेटर। जब आपका ये ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होता है तो हीट होने के बाद आपका जो आयल है वो भी हीट होता है। ट्रांसफार्मर के आयल के ज़्यादा हीट होने की वजह से वो आयल धीरे धीरे ऊपर उठता है और कंजर्वेटर में जाकर आपका स्टोर होता है एक्सपेंड होने के बाद। और कुछ आयल आपका ये जो कूलिंग ट्यूब लगी हैं, ठीक, ये कूलिंग ट्यूब लगी हैं, इसको जिसको हम रेडिएटर बोलते हैं, इसमें भी आकर आपका आयल क्या होता है, ठंडा होता है, ठीक। और ये का आपका यहाँ पे लगा हुआ है ब्रीदर, ठीक। ब्रीदर का क्या काम है, जब हमारा ट्रांसफार्मर क्या करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है, तो यहाँ से आपकी एयर इनलेट होती है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक। तो ये ट्रांसफार्मर आपका क्या करता है, सांस लेता रहता है, सांस एक बार लेता है एक बार छोड़ता है, ठीक। तो जब आपका सांस लेता है तो हमारी जो इन्वायरमेंट की एयर है उसमें बहुत तरीके की गैसेस हैं, मॉइस्चर है। तो हमारा जो मॉइस्चर है ये हमारी ट्रांसफार्मर के बाइंडिंग के पास आयल में पहुंच जाता है, ठीक। तो जो आयल का ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो घट जाता है, क्योंकि ये आपकी जो बाइंडिंग है, सॉरी, जो आपका मॉइस्चर है ये आपके ट्रांसफार्मर के अंदर एंट्री ले लेगा, ठीक। तो जो आपका आयल है इसको क्या कर देगा, मॉइस्चराइज कर देगा, नमी आ जाएगी। तो जो आपकी वाइंडिंग होती है, ठीक, जो आपकी बाइंडिंग होती है उसके ऊपर हम वार्निश करते हैं इंसुलेशन की, ठीक। तो वो जो वार्निश है वो आपकी काफ़ी वीक हो जाती है। जब आपकी वार्निश वीक हो जाती है तो इसके ब्रेक डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जब ये वार्निश आपकी ख़राब हो जाती है तो जो आपकी वाइंडिंग है आपस में शार्ट हो जाती है, ठीक। जब आपकी ये वाइंडिंग आपस में शार्ट हो जाएंगी तो ट्रांसफार्मर के जलने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, ठीक। और इससे हम बचाने के लिए क्या करते हैं, जो हमारा ब्रीदर है, ठीक, जो हमारा ब्रीदर है वहाँ पर एक हम इस तरीके का डब्बा रखते हैं, ठीक, जिसमें हम क्या करते हैं, सिलिका जेल को भर देते हैं। सिलिका जेल को भर देने से क्या होता है, जब ये हमारा ट्रांसफार्मर सांस लेता है तो ये आपकी जो इन्वायरमेंट की एयर इस ब्रीदर से होकर ट्रांसफार्मर में जाती है। तो जो आपकी नमी है
वो सिलिका जेल क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। और जो आपकी ड्राई एयर है उसको ट्रांसफार्मर के अंदर जाने देता है। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर प्रॉपरली वर्क करता है। कूलिंग अरेंजमेंट का हमने काम बता दिया कि क्या है। ये हमारा जो ट्रांसफार्मर हीट होता है, जब ट्रांसफार्मर हमारा हीट होता है तो आपका आयल इधर भी आके फैल जाता है, ठीक। तो फिर इसके बाद जब आयल आपका ठंडा हो जाता है तो फिर मेन टैंक में पहुंच जाता है। ड्रेन आउट या ड्रेन ऑफ, ड्रेन ऑफ का क्या काम है, जब हम ट्रांसफार्मर का मेंटेनेंस करते हैं या ट्रांसफार्मर को जब डिज़ाइन करते हैं फर्स्ट टाइम, तब अगर हमारा ट्रांसफार्मर में ऑयल जो यूज किया गया है अगर ज़्यादा हो जाता है तो हम ड्रेन ऑफ की हेल्प से या ड्रेन आउट की हेल्प से उस ऑयल को क्या कर लेते हैं, ड्रेन आउट कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपका ट्रांसफार्मर के जो कंपोनेंट होते हैं, जो मेन पार्ट होते हैं, उसके बारे में हमने कंप्लीट एनालिसिस कर ली, ठीक। मेन टैंक के बारे में, कंजर्वेटर के बारे में, ब्रीदर के बारे में, कूलिंग अरेंजमेंट के बारे में, ड्रेन आउट के बारे में, ठीक। और एक आपकी होती है यहाँ पर बुखोज रिले, ठीक, जिसका मेन काम होता है जो ट्रांसफार्मर में इंटरनल फॉल्ट होते हैं उसको डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने के बाद जो हमारा सर्किट ब्रेकर है उसको मैसेज देना, और अगर हमारा फॉल्ट हैवी है तो वो सर्किट ब्रेकर को क्या करती है, बुखोज रिले ऑफ करा देती है और ट्रांसफार्मर हमारा फुल्ली आइसोलेट हो जाता है, ठीक। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमको इसी चैप्टर में स्टडी करना है, इसी लेक्चर में स्टडी करना है, ठीक। टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम उसको किस तरीके से हाईली इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक। जो ट्रांसफार्मर है उसमें प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। अगर आप ट्रांसफार्मर को यूज कर रहे हैं, ठीक, उसमें अगर आप कूलिंग अरेंजमेंट नहीं करेंगे तो ट्रांसफार्मर ज़्यादा हीट होगा, वाइंडिंग हीट होगा, ऑयल हीट होगा, तो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग क्या होगी, बर्न हो जाएगी। तो जैसा कि आपको पता है कि जो सब स्टेशन होते हैं इलेक्ट्रिकल के, ठीक, वो वहाँ पर जो सबसे कॉस्टली आपका इलेक्ट्रिकल का इक्विपमेंट होता है, ठीक, कंपोनेंट होता है, वो आपका ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर की हेल्प से ही हम वोल्टेज को अप या डाउन करते हैं, ठीक। तो जो हमारे ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हमको प्रॉपर कूलिंग अरेंजमेंट करना चाहिए, ठीक। जो है कि हमको कूलिंग ट्यूब लगाना चाहिए जिससे कि हमारा जो आयल हीट होने के बाद कूलिंग ट्यूब में जाके क्या हो, ठंडा हो जाए, फिर जो है कि ठंडा होने के बाद हमारा मेन टैंक में आयल आ जाए, ठीक। प्रॉपर मेंटेनेंस, ठीक। जो हमारे ट्रांसफार्मर हैं उनका हमको क्या करना चाहिए, प्रॉपर मेंटेनेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम सालों साल, दो दो साल, तीन तीन साल ट्रांसफार्मर को यूज करते रहें और उनका मेंटेनेंस ना करें, ठीक। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, उनका एक शेड्यूल जारी करना चाहिए कि हमको 3 मंथ में, 6 मंथ में या 1 ईयर में हमको ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए, जिससे कि हमारे ट्रांसफार्मर की रनिंग कंडीशन क्या है, ट्रांसफार्मर हमारा आगे रन कर सकता है या नहीं रन कर सकता है, इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है उसकी इफ़िशियंसी बढ़ जाए, ठीक। उनका ऑयल चेक करना चाहिए, उनकी सिलिका जेल को चेक करना चाहिए कि क्या ये और भी मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर सकता है या नहीं कर सकता है। बुखोज रिले को चेक करना चाहिए कि क्या ये प्रॉपर फंक्शनिंग कर रही है कि नहीं कर रही है, प्रॉपर वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये आपका आता है मेंटेनेंस में, ठीक। ट्रांसफार्मर का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रॉपर लोडिंग, ठीक। लोडिंग के बारे में हमने आपको बता दिया कि जो ट्रांसफार्मर है उसके रेटेड वोल्टेज पे यूज करना चाहिए। अगर आपका ट्रांसफार्मर है 11 kV बाई 415 वोल्ट का, तो आपको इसी रेटिंग पे ट्रांसफार्मर को यूज करना चाहिए और उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे ही उसको लोड शेयर कराना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका कोई ट्रांसफार्मर है 5 MVA का, तो आपका जो ट्रांसफार्मर है उस पर इससे ज़्यादा आपको कभी भी लोड नहीं देना चाहिए, क्योंकि जितनी भी कंपनी होती है अगर आपको 5 MVA का ट्रांसफार्मर बना के देती है तो आप उस पर 5.5 MVA तक का लोड दे सकते हैं, लेकिन अगर आपको इफ़िशिएंटली ट्रांसफार्मर को यूज करना है तो हमें क्या करना चाहिए, 4.9 तक ही 4.9 MVA तक का लोड ही यूज करना चाहिए,
जिससे कि हमारा ट्रांसफार्मर इफ़िशिएंटली क्या करे, वर्क कर सके। ठीक, नेक्स्ट हमारा है चेकिंग ऑफ बीडीवी। ठीक, जो हमारा आयल ट्रांसफार्मर में यूज किया गया है उसके बीडीवी को चेक करना चाहिए। बीडीवी होता है आपका ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक, सॉरी ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर होगा VDV, ब्रेक डाउन वोल्टेज। जो आपके आयल हैं, ठीक, ट्रांसफार्मर में यूज किए जाते हैं, उनका बीडीवी कितना होता है वो आपको चेक करना चाहिए प्रॉपरली, टाइम टू टाइम, जो है कि 3 मंथ पे, 6 मंथ पे या 1 ईयर पे, जैसा आपका शेड्यूल कंपनी जारी करती है। जो कंपनी डिज़ाइन करके आपका ट्रांसफार्मर दे रही है, वो कंपनी खुद ही शेड्यूल आपको जारी करके देगी कि इतने दिन पर हमको बीडीवी चेक करना है, इतने दिन पर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। इसमें नेक्स्ट पॉइंट आपका है रिड्यूस्ड ऑल टाइप लॉसेस। जितने हमारे ट्रांसफार्मर में जो लॉसेस होते हैं, अगर हम उनको रिड्यूस कर देते हैं तो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी हमारी इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमारा कॉपर लॉस, आयरन लॉस, जिसको हम जो है कि कोर लॉस भी कहते हैं, स्ट्रे लॉस, और आपका डाई इलेक्ट्रिक लॉस। इन सारे लॉसेस को हम कम करके अपने ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। जब हमारा कॉपर लॉस आयरन लॉस के इक्वल हो जाता है तो ट्रांसफार्मर हमारा जो है कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी देता है। ओके डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को मैं बहुत ही रिड्यूस करके बना रहा हूँ। वीडियो जो है कि ये आपको जो वीडियो मैं 20 मिनट में प्रोवाइड कर रहा हूँ, इस वीडियो का लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली आपका 40 मिनट का होगा। ठीक, लेकिन मैं इसको रिड्यूस करके बेहतर से बेहतर कंटेंट कम टाइम में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग जो है कि वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एक बार ज़रूर वॉच करें। इससे जो है कि आपको ये पता लगेगा कि जो चीज़ें हमको पढ़ना है वो क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ठीक, तो ये जो है कि बिल्कुल मैं आपको सिलेबस के बेसिस पे प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।